नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा, झारखंड के खनिज से दिल्ली, यूपी और गुजरात तक में है रौनक। रांची के मोहराबादी में बुधवार को अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम चंपा सोरेन ने कहा, झारखंड से निकले खनिज की बदौलत दिल्ली, यूपी और गुजरात तक में रौनक है, खुशहाली है। लेकिन झारखंड राज्य पिछड़ा हुआ है, विकास का स्तर पर नीचे रह गया है। उन्होंने कहा कि ये सब एक सोची समझी नीति के तहत हो रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत राज्य के उन इलाकों तक बस जाएगी जहां जंगल ही जंगल है, वहां से बस ग्रामीणों को मुक्त शहर तक लाएगी और फिर वापस भी ले जाएगी। कहा, योजना का मकसद ऐसे सुदूरवर्ती गाँवों को शहर से जोड़ना है जहां तक न सड़क है न आने जाने के दूसरे साधन। कहा कि इस योजना को सही तरीके से धरातल पर उतारने के लिए झारखंड सरकार 15,000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना भी शुरू करने जा रही है। कहा कि यह सड़क ऐसे इलाके में बनेगी जहां अभी कच्चे पगडंडी भी नहीं है। मौके पर सीएम ने 26,000 लोगों को अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया। सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य में 9 लाख लोगों को 3 महीने के भीतर अबुआ आवास दिया जाएगा। हम इस गति से काम कर रहे हैं कि बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की इंदिरा आवास योजना और पीएम आवास योजना के रहते हुए भी झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि केंद्र ने राज्य के साथ भेदभाव किया। बीजेपी के नेता कहते नहीं थकते हैं कि उनकी केंद्र सरकार उदार और सभी को साथ लेकर चलने वाली है, सबका साथ सबका विकास चाहती है। लेकिन जमीनी सच्चाई है कि यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों का 80,000 आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद हेमंत सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की, अपने संसाधन से गरीबों को घर देने का फैसला किया है और समय पर देने का निर्णय लिया। कहा कि 3 कमरे और शौचालय वाला घर हम यहाँ के लोगों को अबुआ आवास योजना के तहत दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इसे बबुआ आवास योजना बोलकर मजाक उड़ा रहे हैं। कहा, ऐसा बोलने वाले नेताओं को शर्म करनी चाहिए। एएसआई को घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 10,000 मांग रहे थे रिश्वत। दुमका के जरमुंडी थाना के एएसआई राजकुमार सिंह को एसीबी ने 10,000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। एएसआई के एक सहयोगी स्वरूप सिन्हा को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके विरुद्ध अभिषेक कुमार नामक शख्स ने शिकायत की थी। अभिषेक ने बताया कि उनके विरुद्ध बिजली चोरी का केस हुआ था, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारी उसके घर पर आकर दबाव बना रहे थे। पदाधिकारी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। केस में राहत दिलाने के नाम पर उनसे 50,000 रुपये घूस मांगे गए थे, जिसके बाद अभिषेक ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की। हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। जानकारी के मुताबिक विधायक ठुल्लू महतो और नलिन सोरेन का हवाला देकर महाधिवक्ता ने अदालत में बहस की। उन्होंने कोर्ट में कहा कि बजट सत्र में वित्तीय बिल पेश होना है, ऐसे में हेमंत सोरेन का उपस्थित होना अनिवार्य है। बता दें कि कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ही हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे। दरअसल कोर्ट में दी गई अर्जी में बताया गया कि 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसकी कार्यवाही राज्य और उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है। कोर्ट से इसके लिए अनुमति देने का आग्रह किया गया। गौरतलब है कि इसके पहले हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को चंपा सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया था। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को रांची जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड पर लेकर उनसे मामले में पूछताछ की थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था। वह फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद है। झारखंड में बिल्डरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, इस कारण से झारेरा ने उठाया यह कदम। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारेरा ने प्रोजेक्ट से संबंधित तिमाही अपडेट नहीं करने के मामले में अर्थदंड की जमा राशि नहीं करने पर 8 बिल्डरों डेवलपर्स के बैंक खाते से सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगा दी है। प्रोजेक्ट से संबंधित बैंक खाते से सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगाने संबंधी सूचना बैंक को भेज दी गई है। कहा गया कि संबंधित बैंक इसकी सूचना प्राधिकार को उपलब्ध कराए, अन्यथा बैंकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
नाराज विधायक भूषण बाड़ा, सोनाराम सिंकू और राजेश कच्छप केसी वेणुगोपाल से मिले, बदलाव के मिले संकेत। झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायक अब दिल्ली से रांची लौटने की तैयारी में है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के 12 विधायक नाराज चल रहे थे। उनमें से 8 विधायक अपनी नाराजगी जाहिर करने दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन लोगों ने कांग्रेस के आलाकमान और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। कांग्रेस के विधायक 72 घंटे से दिल्ली में डटे हुए थे, तब जाकर केसी वेणुगोपाल ने विधायकों से एक कर मुलाकात की। बुधवार को भी कुछ विधायकों की मुलाकात आलाकमान से हुई, जिसमें सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, जगन्नाथ विधायक सोनाराम सिंकू शामिल है। इस मुलाकात में कांग्रेस की तरफ से कई मांगे रखी गई, जिसमें एक मांग यह भी है चारों कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का चेहरा बदला जाना चाहिए। साथ ही 1 मैन 1 पोस्ट की मांग पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही 12वां मंत्री कांग्रेस कोटे का हो। जानकारी मिली कि इन विधायकों की मांग को केसी वेणुगोपाल ने गंभीरता से सुना है। मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल संकेत की आलाकमान की तरफ से विधायकों को मिला है। केसी वेणुगोपाल ने विधायकों को आश्वासन भी दिया है कि आलाकमान की नज़र पूरे प्रकरण पर है। विधायकों से कहा कि अपनी मांगे रखे, लेकिन पार्टी का सम्मान करे। बता दें कि कल ही खबर आई थी कि केसी वेणुगोपाल से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, बरही उमा शंकर अकेला और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की थी। इससे पहले विधायकों ने मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मुलाकात की और अपनी बातें रखी। इस पूरे मुलाकात के दौरान सभी विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव को बताया कि जिन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया है, उनसे आम जनता से लेकर कार्यकर्ता तक नाराज है। विधायकों की भी वे नहीं सुनते हैं। इससे क्षेत्र में कार्य करने में समस्या होती है। वह सत्ताधारी विधायक होकर भी अपने कोटे के मंत्रियों से काम नहीं करवा पा रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार होती रहती है। पूर्व कांग्रेस प्रभारी ने मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट ली थी, जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से भी बात की थी। उनकी शिकायतों के आधार पर रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया है। लोबिन बनाने वाले हैं अपनी पार्टी, झारखंड बचाओ मोर्चा के नाम से होगा पंजीकृत। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम आए दिन अपने ही पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि आगामी लोकसभा से पहले वे अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम झारखंड बचाओ मोर्चा के संरक्षक है, लेकिन अब इस मोर्चा को राजनीतिक दल बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही कि पहले निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद चुनाव आयोग में आवेदन दिया जाएगा। इसके बाद जब पार्टी रजिस्टर हो जाएगी तब लोबिन जेएमएम छोड़ देंगे। इस खबर के बाहर आने के बाद लोबिन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह झारखंड बचाओ मोर्चा से संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, वह झामुमो नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि लोबिन काफ़ी लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कई ऐसे मौके रहे जब लोबिन सार्वजनिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत के काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि हाल ही में चंपा सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान उन्होंने सदन में साथ दिया था। रांची यूनिवर्सिटी में शिक्षक के 400 पद खाली, 27 रिटायरमेंट की कगार पर, कैसे होगी पढ़ाई। रांची यूनिवर्सिटी में एक साल में अस्थायी शिक्षकों के 27 पद खाली हो जाएंगे। विश्वविद्यालय ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले की सूची जारी कर दी है। इसमें 1 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर व 22 सहायक प्राध्यापक है। अभी रांची यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के करीब 400 पद खाली है। शिक्षकों की कमी के कारण शोध कार्य सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। रांची विश्वविद्यालय और विभिन्न कॉलेजों से इस वर्ष 27 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। इनमें मधुमिता दास गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग आरयू शामिल है। 27 फरवरी को रांची कोर्ट में पेश होगी अमीषा पटेल। चेक बाउंस केस में होगा बयान। एक्ट्रेस ने पैसे लौटाने के लिए मांगा था समय। अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुर्मर को 27 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में हाजिर होंगे। अदालत इस दिन इनके चेक बाउंस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज करेगी। बुधवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई न्यायिक दंड अधिकारी डीएन शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां बयान दर्ज करने का समय तय करते हुए सशरीर हाजिर होने को कहा गया है। पिछली सुनवाई के दौरान अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पैसे लौटाने की बात कही थी, जिसके लिए अदालत से समय मांगा गया था, जिस पर प्रार्थी अजय कुमार सिंह के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी। प्रार्थी के वकील ने कहा था कि वह ऐसे बात टालने के लिए कह रही है। इससे पहले अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोबारा गवाही के लिए बुलाए गए गवाह संख्या 1 अजय कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से गवाही भी पूरी हो चुकी है। अब केवल इस मामले के आरोपी अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुर्मर का सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज होने की प्रक्रिया होनी है।
झारखंड में पेंशन योजना को लेकर एक्शन में सरकार, धड़ाधड़ भरे जाने लगे हैं फॉर्म। हैदरनगर के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना को आच्छादित करने के लिए प्रखंड कार्यालय की तरफ से मंगलवार को 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत हुई है। यह शिविर पंचायतवार 22 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी विश्व प्रताप मालवा ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 50 वर्ष से ऊपर के सभी वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के योग्य लाभुक को दिया जाएगा। कहा कि शिविर का आयोजन प्रत्येक पंचायत सचिवालय में किया जा रहा। शिविर में पेंशन योजना संबंधित आवेदन फॉर्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आवेदक आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासबुक के प्रति व 2 फोटो लगाकर पंचायत में लगे शिविर में जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद योग्य लाभुक शिविर के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी योग्य लाभुक को इस योजना की जानकारी पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लाभुक को योजना का लाभ मिल सके। डीजीपी ने बताया, गृह मंत्रालय के निर्देश पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास के पास भेजे गए थे सीआरपीएफ जवान। जमीन घोटाला प्रकरण में 20 जनवरी को सीएम आवास में ईडी की पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के जवानों के सीएम आवास पहुंचने वाले मामले में पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट की समीक्षा चल रही है। मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट में डीजीपी ने यह बताया कि गृह मंत्रालय से जारी दिशा निर्देश के आधार पर ईडी की सुरक्षा में 250 जवान सीएम आवास भेजे गए थे। इस दिशा निर्देश की प्रतिलिपि डीजीपी को सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के आईजी ने सौंपा था, जिसे डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में संकलन किया है। डीजीपी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सीएम आवास जाने वाले जवानों का नेतृत्व कमांडिंग अफसर AK पाल व सहायक कमांडेंट हरमीत सिंह कर रहे थे। बता दें कि बिना सूचना के प्रतिबंधित क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों के प्रवेश करने के मामले में रांची के गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी जाँच चल रही है। बताया जा रहा है कि डीजीपी की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव की समीक्षा के बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के बाद ही गोंदा थाने की जाँच आगे बढ़ेगी। सीएम आवास पहुंचने वाले अज्ञात जवानों पर गोंदा थाने में गैर जमानती धाराओं व प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि 20 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने सीएम आवास गए थे, तब बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास पहुंच गए थे। सीएम आवास प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। सीआरपीएफ जवानों ने बिना अनुमति के ही सीएम आवास में घुसने का प्रयास किया था। वह प्रतिनियुक्त दंडा अधिकारी के हस्तक्षेप हुआ वरीय पदाधिकारी की आपसी बातचीत के बाद जवान वापस हुए थे। धनबाद में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग में बमबाजी, बाल बचा ट्रिपल ऑपरेटर। बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग डंपिंग यार्ड पर मंगलवार की रात आरोपियों ने बमबाजी की है। इस बमबाजी की घटना में ट्रिपल वाहन का ड्राइवर बाल बच गया। चलती गाड़ी के केबिन में आरोपियों ने बम फेंक दिया था। गनीमत रही कि गाड़ी आगे बढ़ गई और बम डाला पर जा गिरा। यदि केबिन में बम गिरा होता तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना के बाद आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मियों में दहशत का माहौल है। कर्मियों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बमबारी की घटना जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चक 17 नंबर में संचालित बीसीसीएल के लिए कोयला उत्पादन करने वाली STG आउटसोर्सिंग कंपनी के डंपिंग यार्ड के पास हुई है। देर रात अज्ञात अपराधियों ने कंपनी की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। झारखंड के लिए पीएम मोदी ने लगा दी तोहफों की झड़ी। 26 फरवरी को 226.71 करोड़ की देंगे सौगात। 26 फरवरी के दिन रेलवे के लिए बेहद खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में निर्मित हो चुके रेल ओवरब्रिज व अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। साथ ही नए ओवरब्रिज, अंडरपास समेत अन्य नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। धनबाद रेल मंडल के झारखंड के हिस्से वाले अलग अलग शहरों को प्रधानमंत्री की ओर से 226.71 करोड़ की 20 सौगातें मिलेंगी। धनबाद के गोमो व बोकारो के तेलों के बीच 2 अंडरपास समेत 17 नवनिर्मित अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। पाथर डी के भटडी रेल फाटक पर नई अंडरपास निर्माण योजना का शिलान्यास करेंगे। बरकाकाना गढ़वा रोड और हजारीबाग रोड स्टेशन के पास रेलवे और राज्य सरकार की ओर से नए रेल ओवरब्रिज निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। झारखंड में 6, पश्चिम बंगाल व बिहार की 1 और उड़ीसा की 2 लोकसभा सीटों पर झामुमो की दावेदारी। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। JMM ने झारखंड की 6, पश्चिम बंगाल व बिहार की 1 और उड़ीसा की 2 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री
चंपा सोरेन, विधायक सुदीप्य सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य व विनोद पांडे ने सीट बंटवारे पर वार्ता की थी। इस दौरान झामुमो ने दुमका, राजमहल, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग व जमशेदपुर सीट पर दावा किया है। वहीं बिहार की जमुई सीट, बंगाल का झारग्राम, उड़ीसा के मयूरभंज व क्योंझर सीट पर भी दावा किया है। सीट बंटवारे के बारे में झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। किस लोकसभा सीट पर लड़ेंगे या पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 10 मार्च को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, प्रत्याशी के नाम भी घोषणा कर दी जाएगी। बंगाल चुनाव के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। झामुमो कांग्रेस व वामदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। धार्मिक नारा नहीं लगाने पर छात्र से मारपीट, पुलिस से सुरक्षा की गुहार। राजधानी रांची में धार्मिक विवाद से जुड़े 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला जहां धार्मिक नारा नहीं लगाने पर स्कूल छात्र से मारपीट का आरोप है। छात्र ने कहा कि वह सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने गया था। सेंटर से बाहर निकलने पर उसके साथ यह घटना हुई है। वहीं दूसरे मामले में धर्म परिवर्तन की धमकी देकर युवक से मारपीट का आरोप है। दोनों मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने के 15 वर्षीय छात्र ने जब धार्मिक नारा लगाने का विरोध किया तब उसके साथ मारपीट की गई। छात्र डोरांडा के रायन मोहल्ला का रहने वाला है। इस मामले में छात्र की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य अज्ञात पर चुटिया थाने में केस दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी युवक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। झारखंड में फिर सियासी हलचल तेज। नाराज विधायकों की सक्रियता के बीच कांग्रेस ने तैयार किया वार रूम। झारखंड के असंतुष्ट विधायकों की दिल्ली में जारी गतिविधियों के बीच प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वार रूम का गठन किया है। इसके जरिए चुनावी अभियान को गति दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वार रूम के लिए चेयरमैन और संयोजकों की घोषणा की है। प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि वार रूम के लिए मानस सिन्हा को चेयरमैन, नेली नाथन एवं अमृत सिंह को को चेयरमैन एवं दीपक ओझा, अजय सिंह, पूर्णिमा सिंह, अजय जैन, जाफर इमाम, राजीव नारायण प्रसाद, पिया वर्मन एवं गुलजार अहमद को सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मदन मोहन शर्मा एवं सूर्यकांत शुक्ला को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ समन्वय करने के लिए एक संयोजक बनाया गया है। राजेश ठाकुर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि जीने और मरने का विषय है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के साथ साथ वार रूम की भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान में अहम है। संगठन के दिशा निर्देशों के पालन और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कायम रखने की ये मजबूत कड़ी होती है। विपक्ष की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हुए हमारे ऊपर किए जाने वाले हर आपेच और आरोपों का जवाब देने के लिए एक सुदृढ़ और कारगर रणनीति बनाकर अमल करने की पूरी जवाबदेही वार रूम के सदस्य और संयोजकों की होती है, ताकि हम चुनाव के दौरान जनता के बीच विपक्ष द्वारा अनावश्यक रूप से फैलाए जाने वाले भ्रम का मुकाबला पूरी तरह से कर सके और जनता को अफवाहों से दूर रखा जा सके। झारखंड कांस्टेबल पदों पर आवेदन करने का अंतिम मौका। 4,919 पदों पर हो रही भर्ती। पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए झारखंड कांस्टेबल भर्ती 2024 में शामिल होने का अंतिम मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 निर्धारित है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया, वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पेज पर उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। गुरुवार के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 27 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 28 वर्ष तय की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। जेक 10वीं बोर्ड का पेपर लीक, अध्यक्ष का बयान आया सामने। 6 फरवरी से जेक बोर्ड की परीक्षा चल रही है। बुधवार को पहली पाली में मैट्रिक साइंस की परीक्षा थी, जबकि दूसरी पाली में इंटर मैथ्स की थी। इसी बीच मैट्रिक साइंस के कुछ प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे यह कयास लगाया जाने लगा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। लेकिन जेक के अध्यक्ष अनिल महतो ने इसका खंडन किया है। अनिल महतो ने इस खबर को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी संदेह है तो दोपहर 1 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद वायरल प्रश्न पत्र से मिलान कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अनिल महतो ने कहा कि मीडिया में इस तरह की खबरें आने से बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि बिना जांच पड़ताल किए ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए।
बता दें कि 20 फरवरी को जमशेदपुर में इंटर फिजिक्स का पेपर लीक होने की बात उठी थी। इसका शिक्षा विभाग ने खंडन भी किया था, लेकिन आजसू के कुछ समर्थकों ने वहां के डीसी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।